हाँ जी, सभी को नमस्कार, राम राम, सत्याल, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जिस वक्त पे आप क्लास देख रहे हैं उस वक्त का सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं नवीन चौधरी, आप देख रहे हैं लर्निंग बाय डूइंग। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे अभिप्राण अधिगम और साथ में एक टॉपिक और जोड़ देते हैं इसमें अपन चिंतन। क्या भाई? चिंतन। इसके आपको सीटेट 2024 में जो आपको 21 जनवरी को जो आपकी परीक्षा होने वाली है, ठीक है, उसमें आपको कम से कम 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन भाई? 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कम से कम आपको 10% इन अभिप्रेरणा व अधिगम व चिंतन से, तीन टॉपिकों से 10% आपको देखने को मिलेंगे सीडीपी में। किसमें? सीडीपी में। और अधिगम से रिलेटेड तो आपको भाषा अधिगम में भी देखने को मिलेगा, हिंदी की पेडागोजी में भी देखने को मिलेंगे, ईवीएस की पेडागोजी में अधिगम देखने को मिलेगा, मैथ की पेडागोजी में अधिगम देखने को मिलेगा। अभिप्रेरणा आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, चिंतन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 10% आपको एक सीटेट के पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा अपना। क्वेश्चन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो तो लर्निंग बाय डूइंग, वैसे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पीडीएफ वहां आपको मिलेगी। चैनल पे नहीं हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्रैक्टिस सेट करते जाएंगे जब तक अपना सीटेट होगा। तो देखिए, पहला प्रश्न, अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की संलग्नता को अधिकाधिक करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? एक अध्यापिका को बच्चे की अधिगम प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया को अच्छा करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की संलग्नता को अधिकाधिक करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए कि बच्चे उसमें एक्टिव रहें, बच्चे उसमें संलग्न रहें। तो अध्यापिका को क्या करना चाहिए? अध्यापिका या अपने आप पे लो तो आप अध्यापक ले सकते हो मेरे भाई, अध्यापक। आप अध्यापक हो या आप अध्यापिका हो तो आप बच्चों को किस प्रकार से एक्टिव रखेंगे कि वो अधिक से अधिक क्या रहें? अधिगम प्रक्रिया में एक्टिव रहें। तो देखिए, पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों की स्वायत्तता को न्यूनतम कर देना चाहिए कि वो कुछ ना करें, सारा कुछ उन्हें कुछ कवर करवा दे, टीचर करवा दे। तो ये तो गलत हो गया आपका। निष्कर्षों को अधिकतम कर देना, विकर्षणों को अधिकतम कर देना चाहिए। विकर्षणों को जो उनको पढ़ाई के अलावा आकर्षण कर रहे हो, या फिर बाहर डीजे बज रहा है, मैडम फोन चला रही है, सर फोन चला रहे हैं, या बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, कोई खेल रहा है, ऐसा होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? ये भी आपका गलत हो गया कि विकर्षण जो उसको डिस्टरबेंस करते हो पढ़ाई में, उनको अधिक कर देना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत विकल्पों को न्यूनतम कर देना चाहिए। क्या व्यक्तिगत विकल्पों को न्यूनतम कर देना चाहिए? कार्य की सत्यता को अधिकतम कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? कार्य की सत्यता को अधिकतम कर देना चाहिए कि उनके रियल लाइफ से कनेक्ट हो, कुछ रियलिटी जो आप उन्हें पढ़ा रहे हो, समझा रहे हो, बता रहे हो, दिखा रहे हो, क्या होना चाहिए? उनकी रियल लाइफ से कनेक्टिंग होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? उसमें सत्यता को अधिकतम कर देना चाहिए। तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे। ऐसे प्रश्न आपको आसान लग रहे हैं मगर भाई ये प्रश्न आपको सीटेट में पूछे जाते हैं। ये बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी आपको बहुत सहायता मिलेगी। एक अध्यापिका को कैसे अधिगम क्रियाकलाप बनाने और संपादित करने चाहिए? कि आप एक टीचर हो, आप कैसे लर्निंग मटेरियल आप तैयार करोगे, लर्निंग एक्टिविटी आप करवाओगे बच्चों को, बताइए, जिसकी प्रवृत्ति अति अमूर्त हो, जो विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार हो, जो विद्यार्थियों के प्रवेश से गैर और अन्य देशीय हो, कि वो प्रवेश से गैर हो, जिन्होंने कभी देखा ना हो, अन्य देशीय हो, जो फॉरेन के हो, मतलब जो उन्होंने कभी देखे नहीं है, जहां तक वो पहुंचे नहीं हो, जिनका उद्देश्य सिर्फ पूर्व ज्ञान का पुनरुत्पादन मात्र हो। तो बताइए, एक बात आपको बता दूं, पहले आप ऑप्शन सेलेक्ट मत कीजिए। आपको बता दूं, जब भी आपको सीटेट में तुक्का लगाना हो, आपको कोई प्रश्न नहीं है तो पहले बात तो आप पढ़ने वाले बच्चों तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है। मगर आपको तुक्का लगाना, जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा हो, आप ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो मेरे भाई एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं आपको कि आप नेगेटिव, आपको पॉजिटिव पूछा गया है, संपादित कर रहे हैं, पॉजिटिव पूछा गया है तो आप नेगेटिव वाला वर्ड शब्द है, जिस भी ऑप्शन में नेगेटिव वर्ड है उसको आप सिलेक्ट करो, उसे काट दो। और आपको पॉजिटिव पूछा, नेगेटिव पूछा गया है तो आप पॉजिटिव वाले को काट दो। तो इसमें क्या है? जिसकी प्रवृत्ति अति अमूर्त हो, अति अमूर्त, अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, तो ये आपका क्या हो गया? नेगेटिव वर्ड वजह से काट दो। जो विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार हो, रुचि शब्द क्या है आपका? पॉजिटिव शब्द है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा। पर अपन कर रहे हैं तुक्का लगाने की बात। प्रवेश में और गैर देशीय, प्रवेश
आपका पॉजिटिव शब्द है, पर गैर प्रवेश क्या आ जाता है, एक नेगेटिव प्रवेश है पॉजिटिव, गैर प्रवेश नेगेटिव शब्द है, जिसका उद्देश्य सिर्फ सिर्फ केवल से ही, पर ही, सिर्फ ओनली और अति, ये नेगेटिव वर्ड है, इनको आप काट दो, आपको ऑप्शन मिल जाएगा कौन सा, दूसरा मिल गया। इस प्रकार से आप तुक्का लगा सकते हो। ठीक है, दोबारा बता दूं, सीटेट में अगर आपको तुक्का लगाना है कहीं भी जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, उसमें सिर्फ आप एक काम करें, जिस ऑप्शन में नेगेटिव वर्ड है उसको काट दें और पॉजिटिव वाले का सिलेक्ट कर लें। और आपको नेगेटिव पूछा गया है तो पॉजिटिव वाले काट दें और नेगेटिव वाला सिलेक्ट कर लें। तो आप जैसे अति है नेगेटिव वर्ड है, सिर्फ सही प्रवेश पॉजिटिव है, गैर प्रवेश नेगेटिव है, इस प्रकार से आप तुक्का लगा सकते हो, आपके प्रश्न सही होंगे। ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कारक, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है, कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है, ऐसा कौन सा कारक है जो आपके लर्निंग को प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है। छात्र का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, हाँ जी प्रभावित करेगा, बच्चा जिस माहौल में रह रहा है, जिस परिवार में रह रहा है, जिस समाज में रह रहा है, वो उसे क्या करेगा, प्रभावित करेगा, ये सही होगा। छात्र की आयु, ये भी प्रभावित करेगी। एक अव्यवधारकों को पढ़ाने के लिए शैक्षणिक रणनीतियां, यह भी प्रभावित करेगा कि आपकी शिक्षण विधि या शिक्षण रणनीतियां बच्चों को पढ़ाने के लिए कैसी है, वो भी प्रभावित करेगी। छात्र की क्षमता के बारे में शिक्षक का विश्वास, छात्र की क्षमता के बारे में शिक्षक का विश्वास, ये भी आपका क्या करेगा, प्रभावित करेगा। छात्र की क्षमता की, बच्चा किस हद तक पढ़ सकता है, उसे कितने हार्ड क्वेश्चन दिए जाएं या इजी पूछे जाएं, हार्ड पूछे जाएं, ताकि वो डिमोटिवेट ना हो और मोटिवेट उसको करके रखना है, तो वो भी शिक्षक का विश्वास होगा, तो भी वो उसको प्रभावित करेगा। तो आपका छात्र का सामाजिक सांस्कृतिक, ये भी सही है, छात्र की आयु भी सही है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, इसमें होगा ऑप्शन डी, चारों को चारों सही है, सारे प्रभावित करेंगे। ये आपका क्या है भाई, ये आपका बाह्य कारक है। ठीक है, छात्र की आयु ये आपके व्यक्तिगत कारक है। ये भी आपका बाह्य कारक है, ये भी आपका क्या है, बाह्य कारक है। छात्र की आयु व्यक्तिगत कारक है, बाकी तीनों बाह्य कारक है। अधिगम की क्षमता का प्रभावित करने वाले कारक एक तो व्यक्तिगत होते हैं, एक होते हैं बाह्य। ठीक है, योग्यता को डैश डैश डैश, असफलताओं को डैश और के रूप में सोचना छात्रों को अधिक प्रयास करके अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। योग्यता को किसके रूप में सोचें और असफलता को किस रूप में देखें। हमने बार बार सुना है कि असफलताएं के बाद सफलता मिलती है इंसान को। जब इंसान असफल होता है उससे उसे कुछ सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए कि मेरी कहां पे गलती रहेगी। असफलताओं से इंसान को सीखना चाहिए कि ये सोचना चाहिए कि मेरी कहीं ना कहीं तो गलती रही है, तब मैं असफल हुआ हूं, वरना मेरे साथ वाला सफल हो गया। तो उन असफलताओं से हमें सीखना चाहिए, हमें भागना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। तो वो ही प्रश्न आपके इस क्वेश्चन में पूछा गया है और रियल लाइफ से कनेक्टिव आपके व्यवहारिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में हमेशा, तो ध्यान रखें। योग्यताओं को डैश डैश डैश, योग्यताओं को सितर कर दें, वर्धिशील कर दें। तो योग्यता क्या होती है आपकी, वर्धिशील होती है कि मैं आज थोड़ा सीखा हूं तो कल मैं क्या करूंगा, ज्यादा सीख लूंगा। तो वर्धिशील। असफलताओं को सीखने का अवसर, क्या, सीखने का अवसर, सीखने के अवसर के रूप में सोचना छात्रों को अधिक प्रयास करके अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। तो अपना पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। योग्यता सितर नहीं होती, वर्धिशील होती है, सही। पर यहाँ पे क्या, अपमानजनक। असफलता अपमानजनक नहीं होती, असफलता में बहुत कुछ सिखा के जाती है। तो असफलता क्या होता है, सीखने का अवसर होती है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। जब कोई विद्यार्थी किसी समस्या को एक ही तरीके से निरूपित करने पर अटक जाता है तब वह क्या कहलाता है। जब कोई विद्यार्थी किसी समस्या को एक ही तरीके से निरूपित करने पर अटक जाता है तब वह क्या कहलाता है, बताइए। पश्चिगामी नियुक्ति का संचालन, कार्यात्मक स्थिरता, अनुक्रिया समुच्चय, अनुरूपी चिंतन। तो कार्यात्मक स्थिरता कहलाएगी। क्या होती है भाई, कार्यात्मक स्थिरता कहलाएगी। क्यों कहलाएगी, कि बच्चे के सामने एक समस्या दे दी, ठीक है, कि आप ये काम करोगे बेटा, ठीक है। बच्चे को दे दिया कि आपको एक अच्छा सा, क्या बताऊं, चलो बच्चे को ऐसा दे देते हैं कि बिना आपको शॉर्पनर के आपको पेंसिल छोड़नी है। क्या करनी है, बिना शॉर्पनर के पेंसिल छोड़नी है। तो बच्चा क्या करेगा, उसको एक ही तरीके से निरूपित करने में अटक जाता है। उसको वो अटक जाता है वहां पे कि बस शॉर्पनर से ही पेंसिल छोड़ी जा सकती है, उसके अलावा छोड़ी भी नहीं जा सकती। तो वो क्या कर रहा है, कार्यात्मक स्थिरता में अटका है, मगर पेंसिल क्या होती है,
अपने ब्लेड से छोली जा सकती है, चाकू से छोली जा सकती है। वो क्या होता है, समस्या समाधान करने में जो माहिर बच्चा होता है वो क्या कर लेगा, उस समस्या से अपनी निजात पा लेगा। ठीक है, तो ये होती है आपकी कार्यात्मक क्षमता, किसी समस्या के हल का एक ही पक्ष देखना। ठीक है, वो होती है कार्यात्मक क्षमता। फिर चलते हैं नेक्स्ट, क्या आ गया, बच्चे सहज सहज सिद्धांत, ये सहज है भाई, बच्चे सहज, ठीक है, बच्चे सहज सिद्धांत या वैकल्पिक अवधारणाएं बनाते हैं, क्योंकि बच्चे सहज सिद्धांत वो अपने दिमाग में खुद कॉन्सेप्ट बनाते हैं, वैकल्पिक अवधारणाएं एक ऑप्शन बनाते हैं, वैकल्पिक अवधारणाएं बनाते हैं क्योंकि उनके सोच बड़ों में काफी नीचे होती है, वे कोरी पट्टी हैं, वे सोच वाले प्राणी हैं जो दुनिया के साथ बातचीत करने ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, उनकी सोच अतार्किक और तर्कहीन है। ये पहला है, ये भाई दूसरा है, ये आपका भाई तीसरा है, ये आपका है चौथा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, उनकी सोच बड़ों से काफी नीचे है। गलत बात है, एकदम गलत बात है। बच्चे उतना ही सोच सकते हैं जितना हम वयस्क और हम किशोर सोच सकते हैं, मगर उनकी सोच मात्रा में उतनी है, प्रकार में भी नहीं। क्या है, उतना सोच सकते हैं मात्रा में जितना हम सोच सकते हैं, मगर उनका सोच मात्रा में सेम है, प्रकार में क्या है, भिन्न है। उनकी सोचने का तरीका अलग हो सकता है, पर वो सोच बना सकते हैं जितना एक बड़ा इंसान सोच सकता है। वे कोरी पट्टी है, कोरी पट्टी वो मानते हैं जो व्यवहारिक, जो व्यवहारात्मक अपना साइकोलॉजी होती थी वो, पर अब क्या है भाई, अब आपकी संरचनावादी है कि बच्चे कोरी पट्टी नहीं है, वो कुछ न कुछ जरूर जानते हैं। आप जितना जानते हो सकता है उनसे कम जानते, आपसे कम जानते हैं, और आप वो वैसा जानते हैं जैसा आप नहीं जानते, तो वो कोरी पट्टी भी नहीं है। वे सोच वाले प्राणी हैं जो दुनिया के साथ बातचीत करके ज्ञान का निर्माण कर लेते हैं। क्या है, नोम चॉम्स्की के बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, वो सॉरी जीन पियाजे के बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और वो अपनी ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। उनकी सोच अतार्किक और तर्कहीन है, अतार्किक और तर्कहीन नहीं होती बच्चे की सोच, वो कुछ न कुछ अपने हिसाब से सही सोचते हैं। हो सकता है वो बड़ों से प्रकार में भिन्न सोच रहे हैं। स्कूलों और विशेष रूप से शिक्षकों को छात्रों की विफलता में किस तरह समझना चाहिए। स्कूलों और विशेष रूप से शिक्षकों को छात्रों की विफलता, एक बच्चा फेल हो रहा है स्कूल में, छात्रों की विफलता के एक बच्चा फेल हो रहा है, तो शिक्षकों को किस रूप में देखना चाहिए कि बच्चा फेल हो रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है। छात्रों की कमजोरी शैक्षणिक क्षमताओं का प्रतिबिंब, कि बच्चों में कमजोर शैक्षणिक क्षमता है कि वो बच्चा कमजोर ही है, वो फेल होगा ही, वो पास हो ही नहीं सकता। क्या ऐसा एक दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाए, तो जी नहीं, बच्चा कोई बच्चा कमजोर नहीं होता, सब पढ़ने में होशियार होते हैं। शिक्षकों की कमजोर क्षमताओं का प्रतिबिंब, जी नहीं, कोई शिक्षक अपने बच्चों को फेल करके राजी नहीं है। फिर तक एक व्यवस्थागत मुद्दा, फिर आता है आपका चौथा ऑप्शन, एक व्यवस्थागत मुद्दा जिसमें स्कूल को शिक्षण प्रणालियों पर प्रतिबिंब करने की आवश्यकता है। क्या है, एक व्यवस्थागत मुद्दा, स्कूल में जो भी कोई फैसिलिटी है या जो भी सिस्टम है उसको चेंज किया जाए, उसमें बदलाव किया जाए, ना कि बच्चों में चेंज करें, ना कि शिक्षक में चेंज करें। जो आपकी जो फैसिलिटी है, जो सिस्टम है स्कूल का, उसको चेंज किया जाए। समुदाय का मुद्दा, क्योंकि गरीब आर्थिक वर्ग के बच्चों को अन्य बच्चों की तरह एक स्कूल तंत्र में शिक्षित नहीं किया सकता, ये बिल्कुल गलत है। ये तो क्या हो गया, आर्थिक पक्षपात हो गया। क्या हो गया, आर्थिक पक्षपात हो गया कि गरीब बच्चा पढ़ नहीं सकता, अमीर बच्चा पढ़ सकता है, तो ऐसा नहीं होता। बहुत से ऐसे आपने लेजेंड देखे होंगे जो बिल्कुल मिडिल क्लास से भी मिडिल क्लास फैमिली के थे, वो बहुत बड़े पद पे गए, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, अपने खान सर, और बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है। तो ये भी आपका गलत है। तो इसमें कौन सा होगा, एक व्यवस्थागत मुद्दा जिसमें स्कूल को शिक्षण प्रणालियों पर प्रतिबिंब करने की आवश्यकता है कि सिस्टम में चेंज करें, ना कि बच्चों में चेंज करें, बच्चों पर जज ना करें, शिक्षक को चेंज ना करें। ये होगा आपका तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए बाधक बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए बाधक बन सकता है, कि अधिगम के लिए कौन सा आपका ब्रेकर बनेगा, कौन सा आपका बैरर बनेगा। लचीला पाठ्यक्रम बनेगा क्या, नहीं। लचीला पाठ्यक्रम तो क्या है, एनसीएफ 2005 कहता है कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, बच्चों के अनुरूप होना चाहिए, बच्चे के समान होना चाहिए। अधिगम के लिए बहुउद्देशीय उपागम, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, सॉरी, अधिगम के लिए बहुउद्देशीय उपागम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे को सिर्फ एक ही बहुसंवेदी उपागम होना चाहिए, सॉरी, बहुउद्देशीय नहीं, बहुसंवेदी है कि बच्चा
अलग अलग प्रकार से सीखे, वो देखकर, सुनकर और बोलकर, लिखकर, सभी तरह से वो क्या करे, सीखे। विद्यार्थियों का एक समान योग्यता के आधार पर समूहीकरण, एक समान योग्यता की ये क्लास ए है, ठीक है, ये क्लास बी है, ये क्लास सी है। तो इसमें तो क्या रहेंगे, आपके जो होशियार बच्चे हैं वो रहेंगे, इसमें थोड़े कम होशियार है वो रहेंगे, इसमें एकदम नील है वो रहेंगे। क्या, जो नील बच्चे हैं पढ़ने में बिल्कुल कमजोर है वो रहेंगे। क्या ऐसा उनका समूहीकरण किया जाए? अध्यापक द्वारा रचनावादी शिक्षण शास्त्रीय प्रतिबंधों का प्रयोग, जी हाँ। तो पहला, दूसरा, चौथा आपका क्या है, सही है। इसमें बाधक बन सकता है, पूछा, क्या पूछा है, बाधक बन सकता है, जो अधिगम के लिए सही नहीं है। तो ये सही नहीं है आपका। विद्यार्थियों को एक समान योग्यता के आधार पर समूहीकरण, कि होशियार बच्चे एक क्लास में बैठेंगे, कमजोर बच्चे एक क्लास में बैठेंगे, तो उससे क्या होगा, बच्चों के सभी प्रकार के बच्चे एक क्लास में होना चाहिए। तो क्या हो, बच्चे को कंपटीशन की भावना हो। अब दोनों ही होशियार, एक क्लास में 15 बच्चे, 15 के 15 होशियार, तो किससे कंपटीशन करेंगे वो? उसी क्लास में अगर 2 बच्चे होशियार होते, 5 कमजोर होते, 2 कमजोर होते, 2 उससे और होशियार होते, तो उन आपस में क्या होता, कंपटीशन होता और थोड़ी प्रतियोगिता की भावना भी होती, तो बच्चा क्या करता, सीखने का प्रयास करता। तो ये आपका तीसरा इसमें क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम हेतु आंतरिक अभिप्रेरणा को संचालित करता है? ये आपका मोटिवेशन का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। आप इस पे इंपॉर्टेंट लगा सकते हो मेरे भाई, स्टार लगा लीजिए, आपको अवश्य देखने को ऐसे प्रश्न मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम हेतु आंतरिक अभिप्रेरणा को संचालित करता है? कौन सा कारक सीखने हेतु आंतरिक, मतलब आपकी इंटरनल मोटिवेशन, आप खुद ब खुद कैसे सीखोगे बच्चों से? सारा बच्चा खुद ब खुद इंटरनल मोटिवेट कब होगा, वह कैसे सीख पाएगा? क्या उसको पुरस्कार देंगे तब सीख पाएगा? क्या उसे दंड देंगे तब सीख पाएगा? अपनी रुचि के अनुसार सीखेगा, या आप उसकी बढ़ाई कर रहे हो, उसकी प्रशंसा कर रहे हो तब सीखेगा? तो पुरस्कार, दंड और आपकी प्रशंसा, ये आपके तीनों क्या होंगे भाई, ये आपके बाह्य अभिप्रेरणा के क्या है, उदाहरण है। रुचि है वो आपकी क्या है, इंटरनल मोटिवेशन, मतलब आंतरिक अभिप्रेरणा का क्या है, जब आप तक आपकी कोई भी रुचि नहीं होगी तो आप कुछ भी सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो इनमें से आपका कौन सा हो जाएगा, ये बच्चे की जब रुचि होगी, आंतरिक अभिप्रेरणा को संचालित कौन सा करता है, तो रुचि करती है। कि बच्चे में जब इंटरनल वो खुद से मोटिवेट नहीं है, खुद उसे करना नहीं चाहता, आप उसे पुरस्कार देकर, दंड देकर, डरा के, उसकी प्रशंसा करके आप उसे कुछ सिखाना चाहते हो, तो वैसा नहीं सीख पाएगा। तो क्या होगा भाई, और हमेशा पॉजिटिव कौन सी होती है आपकी, इंटरनल मोटिवेशन। क्या, आंतरिक अभिप्रेरणा हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है भाई। क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर आगे, कथन और कारणों वाले प्रश्न भी आपको पिछले पेपर में भी देखने को अधिक मिले थे, इस पेपर में भी हो सकता है आपको अधिक मिले, तो ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विद्यालयों को सीखने की प्रक्रिया में भावात्मक पहलू को ध्यान में रखना चाहिए और पोषित करना चाहिए। भावात्मक पहलू मतलब आपके इमोशन को, आपके संवेगों को, आपके इमोशन को भी ध्यान में रखना चाहिए, उन्हें पोषित करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए और आपकी बातों को सुनना चाहिए कि आप क्या फील कर रहे हो। आप असफल हो गए तो क्या फील कर रहे हो, और आप सफल हो गए तो क्या फील कर रहे हो, और आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप क्या फील कर रहे हो, और आप कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो तो आप क्या फील कर रहे हो। तो आपके इमोशन को भी ध्यान में रखना चाहिए और उसे पोषित करना चाहिए। भावनाएं संज्ञान से पृथक नहीं है, वह भावनाएं संज्ञान से पृथक नहीं है, सही विकल्प क्यों नहीं है, तो अलग है। ये इसका कथन है, ये इसका कारण कि भावना संज्ञान से, आपके इमोशन है वो आपके नॉलेज से, आपके संज्ञान से अलग नहीं है। अगर आपका सिर दर्द कर रहा है, पैर दर्द का, आप दर्द में हो, आप किसी दुख में हो, आप दुखी हो, अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, चलो सोचिए रियल लाइफ में लेके देखते हैं, अगर आपका ब्रेकअप हो गया, आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बहुत ज्यादा लड़ रही है, आपका बॉयफ्रेंड आपसे बहुत ज्यादा लड़ रहा है, और आपका क्या है, मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो आप, और आपका एग्जाम होने वाला है, तो बताइए क्या वो इमोशन आपको उस पेपर में पढ़ने के लिए प्रभावित नहीं करेंगे? करेंगे ना। क्यों करेंगे? क्योंकि संवेगों का संज्ञान के साथ क्या है, गहरा संबंध है। इमोशनल का आपके नॉलेज के साथ और आपके मेंटल एबिलिटी के साथ और आपके संज्ञान के साथ गहरा संबंध है। इसी तरह से यहाँ पे दिया गया विद्यालयों को सीखने की प्रक्रिया भावात्मक पहलू को ध्यान में रखो, पोषित करना चाहिए। भावनाएं संज्ञान से पृथक नहीं है, कि आपके जो इमोशन है वो आपके संज्ञान से अलग नहीं है, वो आपके, आप जब एकदम खुश रहोगे तो आप जो मर्जी सीखना चाहते हो आप सीख लोगे। जब आपके दिमाग में दो बातें चल रही होगी कि मेरी गर्लफ्रेंड फोन नहीं उठा रही, मेरा बॉयफ्रेंड फोन नहीं उठा रहा, पता नहीं किसके साथ जा रहा हो, किसके साथ कॉफी पी रहा होगा, तो वो आपके इमोशन आपको क्या करेंगे, डिस्टर्बेंस जरूर करेंगे। तो पहला सही है, दूसरा भी सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो इसमें हो जाएगा अपना पहला। ठीक है,
फिर चलते हैं नेक्स्ट। इतने ही प्रश्न है। हाँ जी, ये थे आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय मां काली। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम मिल गई, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, सीटेट पेपर आने वाला है। गुड लक।